हेलो जी, कैसे हो? सब बढ़िया ना? राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से लेक्चर के अंदर, जो कि पार्ट रहने वाला है हमारी फ्रीडम सीरीज का। और इस फ्रीडम सीरीज के अंदर हम 12th की केमिस्ट्री को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं थ्रू वीडियो लेक्चर्स। और साथ साथ हम बोर्ड में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, टॉपिक वाइज उनको हर लेक्चर के एंड में डिस्कस करते हैं। अब तक हम क्या कवर कर चुके हैं? हम कंसंट्रेशन टर्म्स कवर कर चुके हैं और साथ साथ हम देख चुके हैं सोल्यूबिलिटी को। उसी कड़ी में हमारा जो सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है, उसका सेकंड फेज स्टार्ट होता है। सेकंड फेज कौन सा? जहां पे हम बात करेंगे अबाउट द प्रेशर। और प्रेशर भी कौन सा? वेपर प्रेशर। कौन सा प्रेशर? वेपर प्रेशर, ना कि वो जो आप सोचते हो वो वाला नहीं। कौन सा? वेपर प्रेशर। ठीक है। क्या है ये? उसको समझने से पहले ना आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। कुछ चीजें क्या? मान लो आपके पास ना ये एक गिलास है, बड़े वाला गिलास है। ठीक है। इस गिलास के अंदर आपने ना वाटर को फिल कर दिया। वाटर को क्या कर दिया? फिल कर दिया। ठीक है सर, वाटर को फिल कर दिया तो अब जैसे ही टाइम गुजरेगा, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, आप घर पे ट्राई करना। एक गिलास के अंदर थोड़ा सा पानी लेना और उसको 2-3 दिन के लिए रख देना। और 2-3 दिन के लिए आपने रख दिया ना, अब 2-3 दिन बाद जब देखोगे वो वहां पे पानी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ना वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। सर अब ये इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन देखो क्या है, यहाँ ना इसके जो पार्टिकल हैं, ये गोल गोल पार्टिकल, ये गोल गोल पार्टिकल, ये हमेशा मोशन के अंदर रहते हैं। मोशन के अंदर मतलब इधर से उधर चलते रहते हैं। ये कहां पढ़ा हमने? ये देखा था हमने 9th की केमिस्ट्री के अंदर, बिल्कुल स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर 1 के अंदर, जहां पे हम बात करते हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और मैटर क्या है? कोई भी चीज जिसका मास है और वॉल्यूम है, उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। और उस मैटर की खास बातें क्या थी कि मैटर ना हमेशा मूव करता रहता है। जहां जहां उसको जगह मिलेगी वो मूव करता रहेगा। ऐसे ही जो ये लिक्विड पार्टिकल हैं, छोटे छोटे ये जो पार्टिकल हैं, ये भी क्या कर रहे हैं? ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। देखो यहाँ वीडियो में पिछली बार हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर मैंने उस वीडियो को फास्ट करके दिखा दिया। उसमें देखो कैसे पार्टिकल इधर से उधर मूव कर रहे हैं। हम अपनी साइड से कुछ नहीं कर रहे, हमने बस उस लिक्विड को रखा हुआ है। और लिक्विड रखे होने के बाद भी वो जो पार्टिकल है वो इधर से उधर भाग रहे हैं। ठीक है। अब भाग रहे हैं तो इनके पास कौन सी एनर्जी आई? सर इनके पास आई काइनेटिक एनर्जी। कौन सी वाली एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। ये कब आती है? जब चीजें चल रही हों, मोशन के अंदर हों। यहां पे आई कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अच्छा, दूसरा, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लग रहा है एक। ठीक है। अब जब ये काइनेटिक एनर्जी इनके बीच के फोर्स, बीच का फोर्स कौन सा? इंटरमोलेक्युलर फोर्स, इस वाले फोर्स से ज्यादा हो जाएगी तो ये यहां से ना निकल जाएंगे। अब ऐसा समझो, अब आप गांव में रहते हो, मैं आपको 5-6 करोड़ रुपए दे दूं, क्या करोगे? सबसे पहली चीज जो बड़े लोग सोचते हैं कि हम ना गांव से निकलेंगे, गांव का माहौल इतना अच्छा नहीं है, मतलब वैसे अच्छा है शहर से बहुत, लेकिन वो सुख सुविधाएं हम जो बोलते हैं वो नहीं है। जैसे कुछ गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कहीं पे रोड वगैरह ये खराब है। ये सब प्रॉब्लम गांव गांव के अंदर आती हैं। लेकिन बिहेवियर वाइज माय फेवरेट इज ऑलवेज विलेज। गांव हमेशा, मैं सोच रहा हूँ कि जब भी मेरे पास कितना ही पैसा हो मैं गांव को ना छोड़ूं। चलो वो तो हुई मेरी बात। अब लेकिन कुछ लोग, मोस्टली लोग ऐसा सोचते हैं कि जब भी उनके पास पैसा आएगा वो वहां से निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं सुख सुविधाएं, और सुख सुविधाएं गांव के अंदर नहीं है। सेम केस यहां होगा। जब भी इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होगी, किससे ज्यादा? इनके आपस के बॉन्ड से ज्यादा। आपस के बॉन्ड से एनर्जी ज्यादा हुई तो ये मॉलिक्यूल ना यहां से निकल जाएंगे। और निकल के कहा जाएंगे? इस लिक्विड की सरफेस के। ठीक है। ये आगे। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। ठीक है। ये लिक्विड का यहां से बाहर निकलना क्या हुआ? वेपराइजेशन। ठीक है। अब साथ साथ क्या होगा देखो, ये चलो यहां से निकल तो गए, आप गांव से निकल तो गए, अब जैसे ही शहर में जाओगे आपको घर बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा। और सुख सुविधा के लिए जो जो चीजें आपको चाहिए वो लेनी पड़ेंगी।
उससे क्या होगा, उससे आपकी एनर्जी यानी आपका पैसा वेस्ट होगा। सेम चीज यहां होगी, जैसे ही मॉलिक्यूल ऊपर गए उनकी क्या वेस्ट हुई, उनकी एनर्जी वेस्ट हुई। और जब आपस में टकराएंगे ये और ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी। अब जब उनकी एनर्जी बिल्कुल कम हो जाएगी, जब इंसान वहां से लोस खा लेगा, टोटा खा लेगा, हरियाणवी में बोलते हैं, तो क्या होगा, वो वापस कहाँ भागेगा, वो वापस गांव की तरफ भागेगा। क्योंकि गांव के अंदर ना खर्चा जो आपका होता है पर डे का, वो बहुत कम होता है। सेम केस यहाँ होगा, जैसे ही इनकी एनर्जी कम होगी, वो लिक्विड क्या करेंगे, वो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, जो वेपर बन चुके हैं, वो वेपर अब वापस से लिक्विड वाली सरफेस के अंदर आएंगे। आएंगे ना वापस से लिक्विड वाली सरफेस के अंदर। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब है गैस से वापस लिक्विड बनना। गैस से क्या बनना, लिक्विड। और वेपराइजेशन का मतलब है लिक्विड से क्या बनना, वेपर बनना। अब देखो, एक जगह मैं वर्ड यूज कर रहा हूं गैस, एक जगह मैं यूज कर रहा हूं वेपर। दोनों में इतना ज्यादा फर्क नहीं है, सेम ही चीजें हैं। गैस का मतलब है जो पार्टिकल बहुत दूर दूर हो, वेपर का मतलब भी वही है, लिक्विड के ऊपर जो बहुत दूर दूर हो। ठीक है, ये हुआ हमारा कंडेंसेशन और क्या, वेपराइजेशन। समझ में आया अच्छे से कि जब इन पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो वो इस लिक्विड की सरफेस को छोड़ देंगे। अब लिक्विड की सरफेस को छोड़ देंगे, ऊपर चले जाएंगे, वेपर बन जाएंगे, इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। ऐसे ही जो आपका कंडेंसेशन है वो क्या है कि जब इन इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी आपस में टकराने से, दीवार के टकराने से एनर्जी वेस्ट होती है और एनर्जी बिल्कुल कम हो जाएगी, तो वो वापस से किसके अंदर आ जाएंगे, लिक्विड फेज के अंदर आ जाएंगे। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। सर क्या आप कंडेंसेशन बता सकते हो कि क्या होता है अच्छे से, मतलब एक्सपेरिमेंट रियल लाइफ? यस, बता सकता हूँ। आप क्या करो, एक ठंडा गिलास पानी लो, यहाँ बोतल ले रखी है, और उसको रख दोगे थोड़ी देर, क्या होगा, वहां पे ना उसके चारों तरफ पसीने आ जाएंगे। पसीने मतलब उस लिक्विड के ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। वो कैसे बनते हैं, देखो, आसपास की जो हवा है ना, वो हवा उस उनके पार्टिकल को ठंडा कर देती है, और जब इंसान ठंडा हो जाता है, उसकी जरूरतें कम हो जाती हैं, उसकी एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, अब एनर्जी कम होगी तो वो जो गैस के पार्टिकल हैं, वेपर के पार्टिकल हैं, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों चीजें हैं, ये ना बॉइलिंग पॉइंट से कम पे होती हैं। टेम्परेचर इज लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट, यानी आपने इनको बॉयल नहीं करना। बॉयल नहीं करना, देखो मैंने जो स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट बताया था, हमने गिलास लिया था, वहां पे हम बॉयल नहीं कर रहे। आसपास का टेम्परेचर 30 35 40 मैक्सिमम यही होगा, लेकिन हम उसको बॉयल नहीं कर रहे। बॉयल तो 100 डिग्री पे होता है, लेकिन फिर भी वो लिक्विड वहां से निकल गया। अगर उसको बॉयल कर दे तो फिर वो वेपराइजेशन नहीं होगा, तो फिर वो क्या होगा, वो बॉइलिंग होगा। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से कम पे अगर वेपर बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वेपराइज। ठीक है, अब देखो कुछ पॉइंट। सबसे पहले, रेट ऑफ वेपराइजेशन, रेट ऑफ वेपराइजेशन इज मोर इन स्टार्टिंग। शुरू के अंदर जो वेपराइजेशन का रेट है, यानी वेपराइजेशन का रेट यानी जितने मॉलिक्यूल यहां से निकल रहे हैं, वो रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, वो रेट ज्यादा हुआ। अब जब ऊपर अच्छे से पार्टिकल कलेक्ट हो जाएंगे, ज्यादा पार्टिकल कलेक्ट हो जाएंगे, तो वो ज्यादा आपस में टकराएंगे। टकराएंगे ना ज्यादा आपस में, और टकराएंगे तो वहां से क्या स्टार्ट होगा, वहां से स्टार्ट होगा आपका कंडेंसेशन। बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू नहीं होगा, वो थोड़ा सा टाइम लगा के स्टार्ट होगा। इसका मतलब कि रेट ऑफ कंसर्ट, रेट ऑफ रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज ग्रेजुअली, इंक्रीज ग्रेजुअली का मतलब वो धीरे धीरे ज्यादा होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का रेट बराबर होगा। दोनों का रेट क्या होगा, बराबर, यानी अगर 10 पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं तो 10 पार्टिकल ही वापस नीचे आ रहे हैं। ठीक है, आफ्टर सम टाइम रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट कंडेंसेशन, हम बोल सकते हैं। चलो इसको मैं लिख भी देता हूं, इसको मैं लिखता हूं, बता देंगे।
आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन यानी जितने पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं उतने ही पार्टिकल आपके वापस नीचे आ रहे हैं। इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। इट मींस ई क्या यू आई, इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश्ड। वहां पे क्या बन गया है आपका, इक्विलिब्रियम बन गया है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि आप एक स्टेबल स्टेट के अंदर आ जाओ। स्टेबल स्टेट मतलब जितना आप समझो, जितना पैसा आपके पास से जा रहा है उतना वापस से आ रहा है, तो ओवरऑल आपके पास कितने पैसे हुए, जितने थे उतने ही थे ना, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम सेट हो गया। लेकिन इक्विलिब्रियम सेट होने से पहले देखो, शुरू में इवेपोरेशन ज्यादा था, कंडेंसेशन था ही नहीं। इसका मतलब कुछ पार्टिकल जो थे वो वहां पे जमा हो गए। ठीक है, ऐसा समझो एक खाली कमरा है, उसके अंदर 30 सीट है। अब बच्चे आए, वो सीट को भरना स्टार्ट करा। ठीक है, अब हमने कंडीशन लगा दी कि बच्चे आना बंद नहीं होंगे। बच्चे आना बंद नहीं होंगे तो जैसे 30 सीट भरेंगी, वहां से बच्चे निकलना स्टार्ट कर देंगे इधर वाले गेट से। तो इधर से बच्चे आ रहे हैं, इधर से निकल रहे हैं। लेकिन अंदर 30 बच्चे तो इकट्ठे हो गए ना, वो बच्चे बार बार चेंज हो रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन 30 इकट्ठे तो हो गए। अगर किसी भी टाइम में देखूंगा इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मतलब जितने बच्चे आ रहे हैं उतने ही जा रहे हैं। अगर मैं देखूंगा क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं या उस रूम के अंदर कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कुछ जो वेपर्स हैं वो यहाँ पे जमा हो गए। ठीक है, कुछ वेपर जमा हो गए। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, यहाँ पे एक शील्ड लगाऊंगा। शील्ड मतलब प्लेट मैंने रख दी। अब कुछ पार्टिकल जो होंगे वो यहाँ पे रहेंगे। देखो साथ साथ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन हो रहा है, यानी पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं और वहां से नीचे आ रहे हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल जो है वहीं स्टे करेंगे। 10 नए पार्टिकल ऊपर गए, जो पुराने वाले 10 थे वो नीचे आ गए। अब फिर से 10 नए ऊपर गए, पुराने वाले 10 नीचे आ गए। पार्टिकल बार बार चेंज होते रहते हैं, लेकिन उनकी जो संख्या है, उनकी जो क्वांटिटी है वो सेम रहती है। और वो जो वेपर्स हैं उनका काम है हमेशा चलते रहना, चलते रहना। अब आप समझो आपको मैं एक पावर दे दूं कि आप ना उड़ सको और अंधा कर दूं, तो आप इधर उधर भागोगे। कोई इस दीवार पे टकराएगा, कोई इस पे, कोई इस पे, कोई इस पे, कोई इस पे टकराएगा ना। अब इससे क्या होगा, दीवार पे एक फोर्स अप्लाई होगा, और वो फोर्स क्या जनरेट करेगा, वो फोर्स आपका प्रेशर जनरेट करेगा। ठीक है, यहां पे क्या अप्लाई करेंगे, ये यहां पे इस वाली सरफेस पे, इस वाली सरफेस पे यहां पे ये प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर। ठीक है, अब ये जो प्रेशर है वो किसके द्वारा अप्लाई करा गया है, वो वेपर्स के द्वारा अप्लाई करा गया है। किसके द्वारा, वेपर्स के द्वारा। तो इस प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर्स ओवर द लिक्विड सरफेस। इस वाली लिक्विड सरफेस के ऊपर जो वेपर्स हैं उनके द्वारा अप्लाइड प्रेशर क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। ये ध्यान से जरूर, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम से पहले नहीं ना, इक्विलिब्रियम के बाद, इक्विलिब्रियम पे। यानी आपने एक गिलास पानी लिया, एक गिलास पानी लिया, ठीक है, एक गिलास पानी लिया, उसके ऊपर थोड़ी देर बाद क्या होंगे, वेपर्स इकट्ठे हो जाएंगे, पानी के वेपर इकट्ठे हो जाएंगे वहां पे थोड़ी देर रखने के बाद। और वो जो पानी के वेपर जो है वो उस गिलास की सरफेस के चारों तरफ प्रेशर अप्लाई। ठीक है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे उस प्रेशर को, वेपर प्रेशर। क्यों, क्योंकि वो वेपर्स के द्वारा लगाया गया है। ठीक है, अब वेपर प्रेशर जो है आपका, उसको समझने से पहले एक बार इवेपोरेशन बता दूं। इवेपोरेशन की खास बात क्या है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा। देखो टेम्परेचर जितना ज्यादा उतनी इनके पास एनर्जी होगी, और एनर्जी से वो ऊपर जाना उतना ही जल्दी प्रेफर करेंगे। एनर्जी सबके पास ज्यादा हुई, पैसा सबके पास ज्यादा हुआ, तो ज्यादा पार्टिकल ऊपर की तरफ गांव छोड़ के जाएंगे। सेकंड चीज, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा यानी बड़ा गांव होगा, उतने ज्यादा लोग वहां से निकलेंगे। ठीक है, जितना बड़ा इस गिलास का सरफेस एरिया, कौन सा एरिया, जो एटमोस्फेयर के कनेक्ट में है, यानी अगर गिलास ऐसे है, ऐसे, तो ये वाला एरिया हमारा काम आएगा। गिलास ऐसे है, ऐसे ऊपर से थोड़ा खुला है, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हमारे काम आएगा। ठीक है, इवेपोरेशन के बारे में ये एक बातें थी। ठीक है, अब देखते हैं वेपर प्रेशर को अलग से।
देखो कुछ नोट पॉइंट्स है रिगार्डिंग द वेपर प्रेशर। सबसे पहले लिखते हैं हमारी हेडिंग EAP बार वेपर प्रेशर। इसके बारे में कुछ खास बातें हैं। वो कुछ खास बातें क्या है? सबसे पहली बात हमारी है कि इट इज नॉट ए सरफेस फिनोमेना। सर अभी वेपराइजेशन तो था। नॉट नॉट ए सरफेस ना। इसका मतलब क्या है? नॉट ए सरफेस फिनोमेना मतलब सरफेस पे ये डिपेंड करता ही नहीं। क्यों नहीं करता? प्रेशर को आप लिखते हो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट क्या? एरिया। यानी एरिया पे ये डिपेंड नहीं करता। हमेशा प्रेशर एक यूनिट के लिए निकाला जाएगा। अब वो यूनिट चाहे एरिया कितना ही बड़ा हो, वो यूनिट तो सेम रहेगी ना। 1 मीटर स्क्वायर है वो, तो चाहे आप किसी भी एरिया का मतलब कहीं भी ले लो, 1 मीटर स्क्वायर हमेशा सेम एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये सरफेस फिनोमेना नहीं। यहां से हम कमेंट कर सकते हैं कि आपने गिलास के अंदर वेपर प्रेशर निकाला, आपने समुद्र के ऊपर का वेपर प्रेशर निकाला जिसमें भी पानी है, दोनों जगह अगर सेम पानी है तो वहां पे वेपर प्रेशर दोनों का क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, समझ गया? ये सरफेस फिनोमेना नहीं है। दूसरी चीज दूसरी चीज वेपर प्रेशर वीपी में अब लेके चलूंगा पूरे चैप्टर के अंदर। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंसेस pure substances is denoted as P नोट। P के ऊपर क्या लेके चलूंगा मैं? नोट। जहां भी वेपर प्रेशर ऐसे हो, P नोट की फॉर्म में हो, नोट लगा हो ऊपर, P नोट लगा हो, उसको क्या बोलेंगे हम? कि वो प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर है। प्योर सब्सटेंस मतलब उसके अंदर और कुछ हमने नहीं मिला रखा। जैसे वाटर है, अकेले वाटर का वेपर प्रेशर निकालो तो उसको कैसे नोट करेंगे? पी नोट के साथ। लेकिन उस वाटर के अंदर NaCl घोल दो और NaCl घोल के और फिर क्या करो? वेपर प्रेशर निकालो। अब उसको ना पी नोट से डिनोट नहीं करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक मिक्सचर तैयार हो गया। अब प्योर सब्सटेंस होता तो हम क्या बोलते? पी नोट। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 3 आपका कि क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस इज 0। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का मतलब है जिसके वेपर ही ना बनते हों। जिसके वेपर नहीं बनते उनको क्या बोलेंगे? नॉन वोलेटाइल। और जिसके वेपर बनते हैं उनको बोलते हैं वोलेटाइल। समझे? एक हुआ नॉन वोलेटाइल जिसके वेपर नहीं बनते। जैसे हमारे घर के अंदर जो गिलास है, क्या वो इवेपोरेट हो रहा है? हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। इसका मतलब वो कैसा हुआ? वो एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस हुआ। लेकिन अगर आपने पानी रख दिया, वो पानी तो इवेपोरेट करेगा तो वो कैसा सब्सटेंस हुआ? वो आपका वोलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, अब सोचो जिसके वेपर ही नहीं बनते उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? उसका कुछ भी वेपर प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इनके लिए नॉन वोलेटाइल के लिए क्या होगा? पी नोट। नॉन वोलेटाइल के लिए पी नोट किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। ठीक है, पी नोट बराबर है तो समझ गए? किसके लिए? वोलेटाइल के लिए नहीं, किसके लिए? नॉन वोलेटाइल के लिए। ठीक है, जिनके एग्जांपल है आपके सॉलिड्स। कोई भी सॉलिड ले लो, वो कैसा है? आपका नॉन वोलेटाइल। और उस चैप्टर के अंदर अब आगे हम देखेंगे, वहां पे डिस्कस करेंगे, वहां पे मेंशन करेंगे कि आपने जो सोल्यूट लिया है वो वोलेटाइल लिया है या नॉन वोलेटाइल। सर सोल्यूट ही क्यों? क्योंकि बेटा सोलवेंट तो हम वाटर लेके चलेंगे या फिर कुछ और भी लेके चलेंगे, वो लिक्विड फॉर्म में होगा और लिक्विड के जनरली वेपर बनते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने सिर्फ किसका जिक्र करा? सोल्यूट का। ठीक? जैसे आप चीनी घोल रहे हो, चीनी किसके अंदर घोल रहे हो? चीनी घोल रहे हो आप पानी के अंदर। अब क्या चीनी के वेपर बनते हैं? नहीं बनते। क्या चीनी टाइम के साथ खत्म होती है रखे रखे? नहीं होती, क्योंकि उसके वेपर नहीं बनते, इवेपोरेशन नहीं होता। इसका मतलब उनका जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर होगा? वो 0 के बराबर होगा। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि वेपर प्रेशर हैव इनवर्स रिलेशन विद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस सब्सटेंस। कैसी रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। इनवर्स, इनवर्स मतलब उल्टी, उल्टी रिलेशन। उल्टी का मतलब जिस भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ना, उसका जो वेपर प्रेशर है वो उतना ही कम होगा। क्यों? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने से क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने से उसके जो वेपर है वो सेम टेम्परेचर पे ज्यादा बढ़ेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा का मतलब देखो, समझो एक बार। ये मान लो आपके पास एक कंटेनर है, फिर से ये कंटेनर हुआ, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर लिक्विड है, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड्स के पार्टिकल है। अब इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट है इनका ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का मतलब है ज्यादा टेम्परेचर लगेगा इनको गर्म करने में, इनको उबालने में। ज्यादा टेम्परेचर का मतलब है ज्यादा हीट की एनर्जी लगेगी। यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, उनकी हीट एनर्जी उनको वेपर में बदलने के लिए ज्यादा। यानी मोर हीट इज रिक्वायर्ड, मोर हीट रिक्वायर्ड। अब ज्यादा हीट चाहिएगी तो सिर्फ कम ही पार्टिकल हैं जो ऊपर जा पाएंगे, कम पार्टिकल। अब कम पार्टिकल जाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। ठीक है, समझे? बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा, वेपर प्रेशर आपका जो है, वेपर प्रेशर वो उतना ही कम। समझे? वेपर प्रेशर होगा उतना कम। क्यों होता है? क्योंकि इनका कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। समझे? पूरा तरीके से समझा दिया। अब यहां से क्वेश्चन भी आता है, आपसे क्वेश्चन बोल देगा कि आपके ना दो लिक्विड्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट ये है, कि बताओ कौन सा लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो सिंपली हम कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे? ये वाला। वेपर प्रेशर उसका ज्यादा होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग वेपर प्रेशर। अब ये जो आपका वेपर प्रेशर है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं हम। वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन, यानी वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? देखो, सबसे पहला फैक्टर है आपका, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर मोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब है उन दो पार्टिकल के, जो लिक्विड के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल थे, उनके बीच में जितना ज्यादा आपका फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, उतना ही उस लिक्विड को वहां से ऊपर जाना मुश्किल होगा, और उतने ही वेपर कम बढ़ेंगे। इसलिए कैसा रिलेशन है उनका? इनवर्स रिलेशन है। सेकंड, जो वेपर प्रेशर है आपका, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। और वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? एक इक्वेशन है आपकी जिसको दिया था क्लैसियस ने, और उनको नाम दिया क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। वो इक्वेशन हमारी इतने काम आने वाली नहीं है ना, उससे कोई क्वेश्चन आते हैं ना आज तक आया, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। वो इक्वेशन क्या है? उन्होंने बताया कि log P2 बाय P1 इज इक्वल टू डेल्टा H डिवाइडेड बाय 2.303 1 बाय T1 माइनस 1 बाय में। ये है हमारी क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब इस वाली इक्वेशन के अंदर कौन चीज क्या क्या है? जो आपका P2 बाय P1 है, ये P2 बाय P1 है, ये है आपका वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T2। ये है P1 जो है आपका, ये है वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1। और डेल्टा H होती है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यानी कितनी एनर्जी वहां पे लॉस्ट हुई है या गेन हुई है। ठीक है, यह है आपकी क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। वैसे यहां से एक चीज हम बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सर अभी तो आपने बोला था वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा जितना टेम्परेचर ज्यादा। देखो बेटे, वो हमने जो टेम्परेचर बोला था वो था उसका बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन ये जो टेम्परेचर है ये है एक्सटर्नल टेम्परेचर। एक्सटर्नल टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर का मतलब है जितने पैसे आप दे रहे हो उस गांव वाले को, वो आपका, अब जितने पैसे दोगे उतना वो बाहर निकलेगा, उतने वेपर ज्यादा बढ़ेंगे, वेपर ज्यादा बढ़ेंगे तो उतना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, ये सब हम हुआ, हमारे हुए क्या,
वेपर प्रेशर जिन चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे वेपर प्रेशर की, जब दो लिक्विड को आपस के अंदर मिला दिया जाए। यानी अब हम देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, या इसी को दूसरा नाम दिया जाता है वोलेटाइल सॉल्यूशन। वोलेटाइल सॉल्यूशंस, वोलेटाइल सॉल्यूशन मतलब जिसके सॉल्यूट के वेपर बन सके, सॉल्वेंट के तो बनेंगे ही बनेंगे, जिसके सॉल्यूट के भी वेपर बने उसको बोलते हैं वोलेटाइल सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक बीकर है जिसके अंदर हमने क्या लिया है, वाटर लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या मिला दिया, इसके अंदर कोई दूसरा लिक्विड मिला दिया। ठीक है, कोई भी लिक्विड मिला दिया हमने, प्योर लिक्विड 1 या लिक्विड 2 बोल लो। ठीक है, ये हमारा हुआ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, और ये हमारा हुआ सोल्यूट, और इनको मिला के एक क्या बन गया आपका, तीसरा सॉल्यूशन बन गया, ये बना हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां देखो इस वाले वेपर का कुछ वेपर प्रेशर होगा जिसको हम नाम देते हैं पी नोट ए। नाम दिया क्या, पी नोट ए। ठीक है, सोलवेंट का, सोलवेंट को ए से डिनोट करेंगे, और प्योर है सिर्फ, कोई नहीं है और, तो वहां पे क्या आएगा, नोट, पी नोट ए। ऐसे ही ये था, इसको नाम देते हैं हम पी नोट बी। ठीक है, पी नोट बी। अब यहां पे जो वेपर प्रेशर होगा मिलाने के बाद, मान लो वो है आपका पीटी। क्या है, पीटी। अब ये जो पीटी है ना, ये एक्चुअल में पीए का और पीबी का सम होगा। देखो यहां नोट नहीं लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, यहां पे नोट है, यहां पे नोट नहीं है। क्यों नोट नहीं है वो आगे देखेंगे हम, लेकिन ये जो पीए और पीबी है, दिस इज दी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर ए की वजह से जो प्रेशर होगा उसको हमने नाम दिया है पीए, और ऐसे ही बी की वजह से जो प्रेशर होगा उसको हमने नाम दिया है पीबी। ठीक है, अब ये पी और पीबी कैसे निकलेंगे वो हमारे को बताया रोल्ट ने, रोल्ट्स लॉ। क्या आया, रोल्स लॉ, और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे आप जेई की बात करो, नीट की बात करो, बोर्ड्स की बात करो, एचबीएससी, सीबीएसई, या कोई सही बोर्ड हो, सब बोर्ड के अंदर रोल्ट लॉ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, रोल्ट लॉ ने क्या बोला, स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। रोल्ट लॉ ने बोला कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, partial vapor pressure of any liquid is directly proportional to their mole fraction। जितना ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही उसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा। पार्शियल का मतलब सिर्फ उसकी वजह से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन, उसी के मोल फ्रैक्शन के, उस सॉल्यूशन के अंदर। अब सोचो, देखो ऐसा क्यों आया, मैं क्यों बोल रहा हूं ये और ये अलग आएंगे। यहां पे देखो इस वाली सरफेस पे एक ही टाइप के पार्टिकल हैं, इस वाली सरफेस पे भी एक ही टाइप के पार्टिकल हैं, तो सभी को इक्वल मौका मिल रहा है ऊपर जाने का। ठीक है, लेकिन जब इनको मिक्स कर देंगे तो यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, अलग अलग टाइप के होंगे आपके पार्टिकल। अब अलग अलग टाइप के पार्टिकल होंगे तो यहां से कुछ पार्टिकल जाएंगे, यहां से कुछ पार्टिकल जाएंगे, पूरे ये नहीं जाएंगे ना, पूरे ये जाएंगे ना, ब्लैक वाले पूरे जाएंगे ना, होलो वाले पूरे जाएंगे। तो पूरे नहीं जाएंगे तो उनकी वजह से जो प्रेशर बनेगा वो भी आधा अधूरा बनेगा। ठीक है, इसलिए उसको नाम दिया हमने पीए, पार्शियल वेपर प्रेशर। और उसी को कैलकुलेट करने के लिए हमारा आया है क्या, रोल्स लॉ। रोल्स लॉ ने बोला पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। अब यहां से कुछ बच्चे ना रोल्ट लॉ को कुछ और ही लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल में रोल्ट लॉ सिर्फ ये है और कुछ नहीं इसके अलावा। आगे वाला जो है वो यहां से हम कंक्लूड कर रहे हैं, वो रोल्ट लॉ के अंदर नहीं आता। रोल्ट लॉ सिर्फ इतना है, रोल्ट लॉ बोलता है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इन ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो आएगा आपका पीए इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट क्या है, वो है आपका पी नोट ए, और एक्स ए तो है ही, ये आया आपका रोल्ट्स लॉ। ठीक है, क्या सेम ऐसे ही पीबी की वैल्यू लिख सकते हो, यस लिख सकते हैं। कैसे, पीबी
इज इक्वल टू, यहां पे जो कांस्टेंट आएगा वो कौन आएगा, यहाँ पी नोट ए था, यहां आएगा आपका पी नोट बी, और यहाँ पे एक्स बी। ठीक है, ये हुआ हमारा पी ए और पी। समझे रोल्टला क्या है, क्या है, सिंपल हुआ। ठीक है, अब चलते हैं आगे, उससे पहले मैं इसको ना थोड़ा सा साफ कर दूं, रोल्टला में ही आगे देखेंगे। तो देखो देखो रोल्टला, रोल्टला RAOU, रोल्स लॉ। क्या बताया रोल्स लॉ ने, कि जो आपका पीए है वो किसके बराबर होगा, पी नोट ए एक्स ए, और जो आपका पीबी है वो किसके बराबर होगा, पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, सिंपली। अब वहां पे जो हमने ये बॉक्स बनाया था वहां पे एक चीज लिखी थी, क्या लिखी थी, कि जो टोटल प्रेशर होगा वो इनके इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होगा। ठीक है, अब क्या यहाँ पे मैं पी और पीबी की वैल्यू रख दूं, पीए की वैल्यू क्या है, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, ये हुआ आपका पीटी। इस वाले फॉर्मूले का हम यूज करेंगे जब हम किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो, क्वेश्चन के अंदर जनरली आपका एक का ही मोल फ्रैक्शन देगा, क्यों देगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के अंदर रिलेशन होती है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन। सबका मोल फ्रैक्शन होता है वन। अब यहाँ पे दो कंपोनेंट ही लेके चले हैं तो उन दोनों का सम वन, तो यहां से मैं एक्स ए की वैल्यू पुट कर सकता हूं वन माइनस एक्स बी। ऐसा ही क्यों करा, क्योंकि ना हम ना सोल्यूट को ज्यादा पढ़ते हैं, सोल्यूट की मात्रा पे ज्यादा इफेक्ट करता है ये, इसलिए मैंने एक्स ए को कन्वर्ट कर लिया एक्स बी के अंदर। अब यहां पुट करो, क्या आएगा, पी टी इज इक्वल टू पी नोट ए, यहां पे आएगा वन माइनस एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, पी नोट ए, पी नोट ए की वन से पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स एक्स बी। ठीक है, ये आया आपका। अब यहां से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, यहां से देखो एक्स बी है कॉमन ले लो, पी नोट ए प्लस वाला एक्स बी कॉमन ले ले, प्लस एक्स बी। अब यहां से प्लस एक्स बी कॉमन लिया है तो क्या बचेगा, माइनस का पी नोट ए, और यहां से प्लस का पी नोट बी, तो प्लस वाले को आगे लिख लेते हैं, पी नोट बी माइनस नोट ए। समझे, या फिर आप माइनस एक्स भी कॉमन ले लो, ये प्लस का बचेगा ये माइनस का बचेगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आगे और बी पीछे, बस इतना सा ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आई आपकी, ये जो इक्वेशन है, ये देखो इसी के पार्ट है, कुछ अलग नहीं है। इसको बोलते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ राउल्स लॉ, राउल्स लॉ। अगर क्वेश्चन आता है आपका डिफाइन रोल्ट लॉ और उसका एक्सप्रेशन, तो यहां तक पूरा करोगे आप, रोल्ट लॉ की डेफिनेशन लिखोगे, वहां पे लिखोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फिर यहां से ये लिखोगे और साथ साथ ये लिखोगे, और उसके बाद ये आपका कंटिन्यू। ठीक है, ये दो नंबर का क्वेश्चन आए, एक नंबर की डेफिनेशन होती है, एक नंबर का ये एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, ये था हमारा रोल्ट लॉ। सिंपल, क्या करा, पी ए की वैल्यू लिखी, पीबी की वैल्यू रखी, और उसको इस वाले इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। अब यहां से एक्स को कन्वर्ट कर लिया एक्स बी के अंदर, और पीटी का फॉर्मूला आपका आ गया। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करो। चलो अब देखते हैं आगे, थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं मैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज्यादा हो गया, टाइम ज्यादा हो जाएगा, फिर बोरिंग भी होता है लेक्चर, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, जहां पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी, कंसेप्ट स्टार्ट करना होगा हमने, जहां पे आपको बेसिक्स नहीं पता वहां पे हम थोड़ा टाइम लगाएंगे, लेकिन अब आप पेपर प्रेशर से वाकिफ हो चुके हो, रोल्ट लॉ वो तो आपका एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है या लॉ है, उसमें तो कुछ समझाने की चीज है नहीं। ठीक है, वो हमने कर लिया है। चलो अब देखते हैं ग्राफ और रोल्स लो, स्पेलिंग बड़ी रखना, RA, रोल्स, स्पेलिंग गलत हो जाए तो वो तो। ठीक है, रोल्ट लॉ का ग्राफ, ग्राफ हमने देखना है, वो कैसे देखेंगे, देखो आपका फॉर्मूला आया था कि जो आपका पीए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सए के, यानी जब आप ग्राफ बनाओगे, ये ग्राफ मैंने बनाया, एक साइड अगर ले लो आप पीए और एक साइड ले लो एक्सए,
कौन के बीच का ग्राफ कैसे बनेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब होते हैं तो ग्राफ आपका सीधा आता है, बिल्कुल सीधा। ये आएगा आपका ग्राफ किसका? पीए का और एक्सए का। ठीक है, ऐसे ही पीबी का और एक्सबी का बताओ। चलो इनको ना एक ही ग्राफ के अंदर ड्रॉ करते हैं। ये मैंने लिया, ये है आपका इस साइड में प्रेशर और इस साइड में है आपका, इस साइड में क्या है, इस साइड में हम ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब मान लिया यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू है 0, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू लाई करती है 0 से 1 के बीच में। अब एक्स ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0 है, तो उसकी वजह से प्रेशर कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए। ठीक है, जब एक्स ए की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो पी ए की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? 0। अब जैसे ही एक्स ए की वैल्यू मैक्सिमम पहुंचेगी, मैक्सिमम कितनी? मैक्सिमम हो सकती है मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मैक्सिमम 1। यहां पे मान लिया हमने कि एक्स ए की वैल्यू है मैक्सिमम कितनी? अब जब एक्स ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 पुट करो, तो पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? पी नोट ए के बराबर। मान लो वो यहां है कहीं सी। ठीक है, यहां आई, यहां पे वैल्यू कितनी है? ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है हमारी, ये है पी नोट ए। अब इन दोनों पॉइंट को जो आप मिला दोगे ना, इन दोनों पॉइंट को जब आप मिला दोगे, ये जो लाइन आई है आपकी, ये लाइन आई है किसकी? पी ए की। और पी ए का फॉर्मूला पी नोट ए। ठीक है, इस वाली इक्वेशन की ये लाइन आ गई हमारी। ठीक है, अब ना एक और कमाल की चीज क्या है कि जब एक्स ए की वैल्यू 0 होगी, उसी टाइम पे पक्की बात है एक्स बी की वैल्यू कितनी होगी? 1। क्यों होगी 1? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। जब एक्स ए की वैल्यू 0 पुट करोगे, ऑटोमेटिक एक्स बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। अब जैसे ही एक्स बी की वैल्यू 1 पुट करी, तो आपकी पीबी की वैल्यू जो कि होती है पी नोट बी एक्स बी, एक्स बी की वैल्यू 1 पुट करो, पीबी की वैल्यू क्या आएगी? पी नोट बी। यानी इस टाइम पे एक्स बी जब 1 था, प्रेशर कितना आया? मान लो ये है आपका पी नोट बी। अब पी नोट बी से ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, वो कोई मैटर नहीं करता। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रखा तो आप कोई सा ऊपर ले लो, कोई सा नीचे ले लो, लेकिन जनरली ना पी नोट बी को ऊपर लेते हैं। चलो मैं नीचे ले रहा हूँ, कोई बात नहीं, वो जनरल वाला केस आप यहाँ देख लो, ग्राफ वाला। ठीक है, ये हुआ क्या आपका पी नोट बी। अब ऐसे ही सेम कंसेप्ट लगाओ यहाँ पे। जब एक्स ए की वैल्यू 1 है, तो एक्स बी की वैल्यू, एक्स ए की वैल्यू 1 पुट करो, 1 पुट करते ही 1 से 1 कैंसल, एक्स बी की वैल्यू बच जाएगी कितनी? 0। एक्स बी की वैल्यू उसी टाइम पे आती है आपकी। अब जब एक्स बी की वैल्यू 0 आई है, उसको यहां पुट करो, एक्स बी की वैल्यू 0 पुट करो, तो पीबी की वैल्यू क्या होगी? 0 गुणा में समथिंग क्या? अंडा 0। इसका मतलब इस जगह पे प्रेशर आपका आता है इतना। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाओ, ये दोनों पॉइंट आपने मिलाए, ये जो लाइन आई है, ये लाइन, ये किसकी लाइन आई है? किस इक्वेशन से आपने ये लाइन बनाई है? इस वाली इक्वेशन से। यानी ये है पीबी, पीबी जिसका फॉर्मूला होता है पी नोट बी। समझे? ये वाली जो लाइन थी ये किसकी थी? पीए की। ये वाली जो लाइन है ये किसकी है? पीबी की। अब अगर पीटी में बनाने लग जाऊं, पीटी, पीटी का फॉर्मूला क्या होता है? पीटी इज इक्वल टू पीए, नोट नहीं, पीए प्लस पीबी, यानी दोनों का जोड़। अब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जोड़ कितना आएगा? यही आएगा ना। देखो, इसमें 0 जोड़ा, यही आया। ठीक है, अब इसमें ये जोड़ोगे, यही आएगा। बीच में ना जहां भी जोड़ोगे वो इन दोनों पॉइंट को मिला दो, इस वाली लाइन के सम के बराबर आएगा, पक्की बात है। इस वाली लाइन के सम के बराबर आएगा, देख लेना। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ दोगे, इस पॉइंट के बराबर आएगा। ये मैथ के कुछ बातें हैं जो कि यहाँ हम इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। चलो इनको मिला देते हैं, थोड़ी लाइन टेढ़ी होगी, कोई ना। ये जो ग्राफ है आपका, ये ग्राफ ये आया है आपका उस सॉल्यूशन के लिए, और उस सॉल्यूशन के लिए भी हमने पीए का ग्राफ बता दिया, पीबी का ग्राफ बता दिया। पीबी का ऐसे क्यों आया है? क्योंकि मोल फ्रैक्शन लगातार कम हो रहा है, और मोल फ्रैक्शन कम होगा तो पीबी की वैल्यू भी क्या होगी? कम, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और ये जो लाइन है ये है आपकी पीटी की, जिसका फॉर्मूला होता है पीए प्लस पीबी।
ठीक है, ये हमारा ग्राफ हुआ किसका, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का। समझ में आया, देखो ध्यान से एक बार, चलो एक बार ना इसको और ड्रा करते हैं और अच्छे से पक्का होगा, एक बार और करते हैं इसको ड्रा। क्या लेना है, एक साइड में आपने लेना है प्रेशर, ये हमने लिया प्रेशर, एक साइड में आपने लेना है मोल फ्रैक्शन, इधर हमने ले लिया मोल फ्रैक्शन। स्टार्टिंग में हमने माना इस पॉइंट पे एक्स ए की वैल्यू है 0। अब अगर एक्स ए की वैल्यू 0 है, एक्स ए की वैल्यू यहां 0 पुट करोगे, प्रेशर कितना आएगा, पीए, पीए 0 आएगा ना, क्योंकि 0 गुणा में समथिंग 0, तो एक पॉइंट ये आ गया पीए का। दूसरा, थोड़ी देर बाद मान लो यहां से एक्स ए की वैल्यू होगी 1, एक्स ए इज इक्वल टू 1। जब एक्स ए की वैल्यू 1 पुट करोगे तो पीए की वैल्यू किसके बराबर, पीए इज इक्वल टू पी नोट ए, पी नोट ए यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म, वो मान लिया हमने कहीं यहां से है, कहीं यहां से है, ठीक है, यह आया आपका पी नोट ए। अब सेम टाइम पे जब एक्स ए की वैल्यू 0 होगी, हमें पता है उसी टाइम पे एक्स बी की वैल्यू 1 होगी, पक्की बात है, क्योंकि ये फॉर्मूला भी आपका लगना चाहिए, ठीक है। चलो एक्स बी की वैल्यू 1 हुई, एक्स बी की वैल्यू जैसे ही 1 हुई उस टाइम पे प्रेशर, एक्स बी की वैल्यू 1 पुट करो, एक्स बी की वैल्यू 1 पुट करी तो पीबी की वैल्यू क्या आई, पीबी की वैल्यू आई पी नोट बी, यानी इस टाइम पे जो प्रेशर है वो आपका होगा पी नोट बी। अब जैसे ही आपने एक्स से 1 हुआ, एक्स बी क्या हुआ, एक्स बी हुआ 0, एक्स बी 0 होते हुए वेपर प्रेशर बी की वजह से 0, क्योंकि 0 गुणा समथिंग 0। ये जो लाइन आई आपकी, ये जो लाइन आई है, ये लाइन किसकी है, ये लाइन है हमारी पीए की, और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये किसकी है, आपकी पीबी की। लिख देते हैं पीए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए की, इस वाली इक्वेशन से हमने बनाई है, और ये बनाई है पीबी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स की। और जब इन दोनों लाइन को जोड़ देंगे तो ये एक लाइन बनेगी आपकी, ये किसकी लाइन है, पीटी की, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा पी नोट ए प्लस, पी नोट नहीं यहाँ पे पी ए प्लस पीबी, या फिर नोट की फॉर्म में लिखोगे पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, ये हो जाएगा आपका पीटी का। ठीक है, ये था हमारा रोल्ट लॉ, इसके सब सारे एक्सप्रेशन हमने देख लिए, ठीक है। अब एक और केस इसमें बचता है, इसको मैं भी साफ कर देता हूँ, आई थिंक समझ में आ गया होगा। छोटा सा केस और बचता है, फिर हम करेंगे इसके क्वेश्चन। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, वो एक्स से एक्स भी निकालना दे देगा और वहां से फिर पीटी पूछ लेगा, ये मैक्सिमम इसके अंदर वेरिएशन हो सकती है, अदरवाइज तो मोल फ्रैक्शन दे दे, वेपर प्रेशर दे देगा तो हम सॉल्यूशन का निकाल देंगे। चलो सेकंड केस आपका आता है वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। कैसा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, नॉन वोलेटाइल का मतलब जो है, जो आपका सोल्यूट है, सोल्यूट है वो कैसा है, वो है नॉन वोलेटाइल, एनवी मतलब नॉन वोलेटाइल। और नॉन वोलेटाइल के अंदर क्या चीज खास बात थी, क्या करी थी हमने, कि उसका वेपर प्रेशर नहीं होता, यानी यहां पे पी नोट और सोल्यूट को लिखते हैं हम भी, पी नोट भी किसके बराबर हो जाएगा, वो 0 के बराबर हो जाएगा। अब फिर से हमारी रोल्ट लॉ वाली इक्वेशन को देखते हैं, वो क्या आई थी, पीटी इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। अब यहाँ पे क्या जादू हो गया, जादू हो गया कि पी नोट बी की वैल्यू किसके बराबर आई, 0 के बराबर आई, यानी ये वाली जो क्वांटिटी है ये हुई आपकी 0। तो फाइनली जो प्रेशर होगा, टोटल वेपर प्रेशर, वो किसके बराबर होगा, टोटल वेपर प्रेशर होगा आपका, बताओ, टोटल वेपर प्रेशर होगा पी नोट ए एक्स ए, ये वाली टर्म तो है नहीं, तो नॉन वोलेटाइल के केस में आपका जो टोटल प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट पार्टिकल की वजह से होगा, ठीक है, क्लियर। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सिर्फ पीए वाली लाइन जो है आपकी, वही आपकी बताएगी पीटी को। पीए वाली लाइन कैसे आई थी, ऐसे आई थी, यानी यही ग्राफ है पीए का और यही ग्राफ है पीटी का, और इन दोनों का फॉर्मूला क्या है, पी नोट ए, सिंपल, ठीक है, क्लियर है। ये केस था हमारा वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। अब करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फटाफट करते हैं। मोल्स ऑफ ए दे दिया उसने, Na, मोल्स ऑफ ए आर कहाँ गए, 10,
और एनबी की वैल्यू उसने दे दी 30। साथ साथ वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये ए का दे दिया, वो जनरली नोट देता है पी नोट ए 50 है, और पी नोट भी उसने दे दिया, पी नोट भी दे दिया 70। तो बताओ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, यानी आपने निकालना है पीटी। फटाफट बताओ पीटी का फॉर्मूला, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। सर सिर्फ ये वाला फॉर्मूला ही क्यों नहीं लिखा है जो अभी पढ़ा था? देखो यहाँ पे पी नोट बी जीरो थोड़ी है, जीरो नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब आपने और क्या क्या चाहिए, पी नोट ए दे रखा है, पी नोट बी दे रखा है, एक्स और एक्स बी निकालने हैं। वो कैसे निकालेंगे? एक्स ए का आपका फॉर्मूला होता है एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। ठीक है, पुट करो, एन ए की वैल्यू 10 है, 10 प्लस 30 यानी 10/40 यानी 0.25, 1/4 यानी 0.25। जैसे ही एक्स ए की वैल्यू इतनी आई, एक्स बी ऑटोमेटिक बता दो, या तो फॉर्मूला लगा के कर लो या फिर 1 माइनस एक्स ए कर दो, यानी 0 पॉइंट कितना आया 75। ये आपका एक्स और एक्स भी हुआ। अब तो बस क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, पी टी इज इक्वल टू पी नोट ए कितना है 50 गुणा में 0.25 प्लस में पी नोट बी 70 गुणा में 0.75। बताओ आंसर कितना आएगा? 50 की और इसकी गुणा 50/4, 50/4 प्लस में इसकी और इसकी गुणा 210/4। कैलकुलेट कर लो, ये आएगा कितना आएगा, ये 210 और 50 260/4, 4 छिका 24, 4 पंजा 20, 65 आपका आंसर आ गया। इसकी यूनिट क्या होगी? प्रेशर है, जो भी प्रेशर की यूनिट हो आपकी, वो ही आपकी पीटी की यूनिट होगी। देखो कौन सा ऑप्शन नंबर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। कितना आसान सा है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा हार्ड नहीं होगा। ये आपका टफ ही सवाल समझ लो इसके हिसाब से, बाकियों के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीट 2021 का है, क्या बात है। ये दे रखा है करेक्ट ऑप्शन फॉर वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर आपने बताना है, यानी पीटी आपने बताना है, पीटी क्या होगा। अगर दे रखी है मोलर रेशियो यानी एन ए बाय में एन बी, ये किसके बराबर दे रखी है 3/2, 3/2 यानी एक्स ए बाय एक्स बी। देखो याद हो तो जब मोल फ्रैक्शन पढ़ा था, मैंने बोला था जो भी मोल रेशियो होती है वही किसकी रेशियो होती है, आपकी मोल फ्रैक्शन की रेशियो होती है। ठीक है, अदरवाइज ये भी नहीं पता तो हम चलो इस बगैर इसके करते हैं। और वेपर प्रेशर बेंजीन का दे रखा है, वेपर प्रेशर VPA या फिर PA सिंपल बोलो PA। सर ए बेंजीन क्यों लिया? क्योंकि इसके अंदर देखो पहले नंबर पे जब मोल रेशियो दे रखी है वहां भी बेंजीन टू ऑक्टेन दे रखी है, यानी ये ए है ये बी है, तो यहाँ भी जो पहले वाला होगा वो बेंजीन है, यानी बेंजीन दे दिया 280 और पीबी, पीबी आपका दे दिया 420, 420। करो एक्स ए की वैल्यू निकालो, एन बी एन ए और एन बी दे रखे हैं, पुट कर दो 3/5, 3/5 आ गया सिंपल, क्योंकि ये थे तो इसके मोल 3 और टोटल मोल 3 और 2 5 सिंपल। एक्स एक्स बी कितना आ जाएगा 2/5, बस हो गया। पुट करो पीटी का फॉर्मूला, पीटी इज इक्वल टू पी नोट ए, पी नोट ए कहाँ है, ये रहा, ये नोट दे रखे हैं, पी नोट ए 280 गुणा में एक्स ए 3/5 प्लस में पी नोट बी 420 गुणा में 2/5। कैलकुलेट करो, 5 5 25, 5 का 30, 56 गुणा 3 6 12 6 3 18, 5 3 15 और 1 16 प्लस में 5 8 40, 5 का 20, 84 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 168, 168 और 168 16 दूनी 32, 32 और यानी 336 आपका आंसर आ गया है ऑप्शन के अंदर, 336 ऑप्शन नंबर डी। अब एक चीज ध्यान से देखो, पिछले वाले सवाल के अंदर पी नोट ए और पी नोट बी कितने थे 50 और 70, और आपका आंसर आया 65। यहाँ पे पी नोट ए पी 280 और 420, और उनसे मिला के आंसर कितना आया 336। एक चीज देख पा रहे हो कि जो भी आपका पीटी आएगा वो हमेशा पी नोट ए और पी नोट के बीच का आएगा, पी नोट ए पी नोट बी के बीच का आएगा। ठीक है, अगर इसके अलावा आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है, सिंपल सी बात है।
एक चीज और, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है आंसर उसकी तरफ ज्यादा झुकेगा। जैसे पहले वाले के अंदर बी की तरफ 70 की तरफ मोल फ्रैक्शन ज्यादा था तो प्रेशर 70 के ज्यादा क्लोज होगा। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसका ज्यादा, 280 का। जब इनका आधा करोगे 280 की तरफ मिलेगा आपका। ठीक है, ये हमारा सिंपल मोल फ्रैक्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेपर प्रेशर ए और बी का दे रखा है, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ ए। चलो बहुत अच्छी बात है, बस इसी में एक और टाइप आपकी आ गई। मैं अलग अलग टाइप करवा रहा हूँ, इससे बेस्ड कोई सा सवाल आ जाओ आप कर लोगे। जैसे ये एक टाइप है, ये एक टाइप क्या कहती है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी, पी नोट ए इज 450, पी नोट बी है आपका 700, और फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ ए, यानी एक्स ए एक्स बी निकालना है, एक्स ए ही निकालना है, चलो एक्स ए। इफ द टोटल वेपर प्रेशर पीटी, पीटी इज 600, जब पीटी 600 हो तो एक्सए की वैल्यू बताओ। क्या क्या करेंगे, पीटी का फॉर्मूला रखो सबसे पहले, पीटी इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। अब इस इक्वेशन के अंदर अननोन देखो कितने हैं, पीटी हमें पता है, पी नोट ए हमें पता है, एक्स ए एक हुआ, पी नोट बी हमें पता है, एक्स बी दो हुआ। अब एक इक्वेशन से एक ही चीज सोल्व हो सकती है, एक इक्वेशन से एक ही चीज सोल्व होगी, तो इन दोनों में से एक को गायब करना होगा। किसको गायब करूं, एक्स बी को, क्योंकि एक्स से तो निकालना है। कैसे गायब करूं, इनके बीच कोई रिलेशन होती है, यस। क्या, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। यहां से मैं लिख सकता हूं एक्स बी, क्योंकि बी गायब करना है, 1 माइनस एक्स ए, उसको यहां पुट कर दो। पीटी इज इक्वल टू, चलो वैल्यू ही पुट करते हैं डायरेक्ट, वैल्यू पुट करते हैं। पीटी की वैल्यू कितनी है, 600, 600। पी नोट ए की वैल्यू 450, एक्स ए की वैल्यू आपने निकालनी है, प्लस में पी नोट बी की वैल्यू 700, गुणा में एक्स बी की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे 1 माइनस एक्स ए। बताओ क्या आएगा, 600, 450 एक्स ए प्लस में 700 माइनस 700 एक्स ए। क्या करते हैं, एक्स ए वालों को एक साइड, बाकियों को एक साइड। चलो इसको इधर लेके आओ, माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 100, बराबर है 450 प्लस का है, 700 माइनस का है, तो कितना बचा, 250, किसका, माइनस का, 250 एक्स से, यही बचेगा। कैलकुलेशन देख लेना, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां से एक्स से सिंपल आ गया, तो बटा में 250, तो बटा 250 का मतलब 2/5, 50 दूनी 100, 50 50 250, 2/5, 2/5 का मतलब कितना हुआ, 0.4, 0.4 आपका आया एक्स से। एक्स भी निकालने पूछ लेता, 1 में से माइनस कर देते, यानी 0.6। देखो कितना आसान सा है। कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ये था ये वाला, तो इसमें आंसर आ गया 0.4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन और फटाफट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी। ग्राफ वाला क्वेश्चन दे रखा है, देखो करो फटाफट। ग्राफ में पता होना चाहिए कि कौन कौन किस किस को रिप्रेजेंट करता है। ये ग्राफ दे दिया आपका, ये टोटल वाली लाइन हुई, ये लाइन हुई इसकी, ये लाइन हुई इसकी। यहाँ पे पॉइंट दे रखा है पी नोट ए, यहाँ पे पॉइंट दे रखा है पी नोट बी। देखो अब कैसे पता करेंगे पी ए का कौन सा है, पीबी का कौन सा है। देखो फाइनल पॉइंट इस वाली लाइन से कहां पहुंच रहे हो, बी तक पहुंच रहे हो, इसका मतलब ये लाइन आपकी एक्स बी की, ये लाइन है आपकी एक्स ए की। ठीक है, अब बता दिया कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू है 70 और इसकी वैल्यू है कितना, 150। तो आपने बताना है कि पी नोट ए पी नोट बी दे रखे हैं, ये भी लिख लेते हैं, पी नोट ए इज इक्वल टू 150 और पी नोट बी इज इक्वल टू 210। ठीक है, आपने बताना है कि बताओ इस टाइम पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहां से आपको पता होगा कि पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, सिंपल पता है ना। अब पी ए की वैल्यू कितनी है, पी ए की वैल्यू ए वाली लाइन पे वैल्यू, ए वाली लाइन पे वैल्यू है 100, बराबर है पी नोट ए की वैल्यू इसने दे रखी है 150, गुणा में एक्स से कर देना है। यहां से क्लियरली एक्स से कितना आ गया आपका, 100/150, 100/150 का मतलब 2/3, 2/3 यानी 0.66। है कोई ऑप्शन,
यस, ऑप्शन नंबर आपका बी, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, अच्छा बीच में एक क्वेश्चन नंबर 4 रह गया, चलो उसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्या बात है, जेई एडवांस का सवाल है, यानी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, लेकिन हम उसको इजी कर देंगे। लिक्विड ए और बी आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, अच्छा, जिनका मोल फ्रैक्शन है विद इतने एंड इतने मोल फ्रैक्शन, ए हैव टोटल वेपर प्रेशर इतना है, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ बी, ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल। अच्छा देखो देखो, इसने बोला आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं वो, दो सॉल्यूशन इसने दे दिए, मैं भी कहूँ मोल फ्रैक्शन वन क्यों नहीं आ रहा, इसने ना एक्चुअल में दो सॉल्यूशन दे दिए, ये है सॉल्यूशन वन, ये है सॉल्यूशन टू। ठीक है, अब एक सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन ए का है, एक्स ए है यहाँ पे 0.25 और यहाँ एक्स ए है 0.5। ठीक है, इसका टोटल प्रेशर है 0.3, पीटी, पीटी इज इक्वल टू 0.3 और इसका टोटल प्रेशर है 0.4। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी हमने बताना है, यानी पी नोट बी हमने बताना है, वो कितना होगा। क्या करते हैं, चलो कैसे करेंगे, जो दे रखा है उसी की इक्वेशन लगा दो। सबसे पहले तो एक्स, अगर एक्स से इतना है तो एक्स भी कितना होगा, एक्स भी ऑटोमेटिक हो जाएगा 0.75, यहां से एक्स भी कितना हो जाएगा 0.5। ठीक है, अब ना दोनों सॉल्यूशन पे इक्वेशन लगाओ, यहाँ पे इक्वेशन लगाओ, पीटी इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, हो गया। ठीक है, पीटी की वैल्यू उसने दे रखी है 0.3, पी नोट ए की वैल्यू, पी नोट ए वो तो हमने निकालनी पड़ेगी, नहीं पता। एक्स ए की वैल्यू कितनी है, एक्स ए की वैल्यू है 0.25, 0.25 प्लस में पी नोट बी की वैल्यू भी हमने निकालनी है, एक्स बी की वैल्यू है 0.75। ठीक है, ये हुआ यहां से। अब क्या यहां से भी इक्वेशन बनेगा, क्या इक्वेशन बनेगा, पीटी, पीटी यानी 0.4 इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, एक्स ए को मैं आगे लिख लेता हूं क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, एक्स ए को आगे लिखा 0.5 पी नोट ए प्लस में 0.5 पी नोट बी, लिख लिया। अब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन है, दो ही अननोन है, तो इजीली आप सोल्व कर पाओगे। 10 तक ये करा भी है, कैसे करेंगे, इनको पहले तो ऊपर नीचे रखो, कैसे करेंगे देखो, 0 पॉइंट यहीं पे रख देते हैं, इसको एक बार थोड़ा सा मैं रीफ्रेम करके लिख देता हूं, जैसे उसको लिखा है, क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट कितना, 0 पॉइंट क्या दे रखा है 3 इज इक्वल टू पी नोट ए, कितना है पी नोट ए 0.25 पी नोट ए प्लस में 0.75 5 पी नोट बी। अब ये दो इक्वेशन है, इसको इसके नीचे रखो पहले तो, 0.4 इज इक्वल टू 0.5 पी नोट ए प्लस में 0.5 पी नोट बी। अब यहां से आगे ना मेरा काम खत्म हो चुका है, यहां तक कैलकुलेशन अब आपका काम है, लेकिन फिर भी सिखाऊं तो कैसे करते हैं, ऐसे एलिमिनेट करते हैं एक को, कैसे दोनों जगह इक्वल वैल्यू बना लो। अब हमने किसको निकालना है, हमने पी नोट बी को निकालना है, तो ए को गायब करते हैं, कैसे गायब करेंगे, दोनों जगह सेम वैल्यू बना दो। सेम कैसे, अगर किसी इक्वेशन को दो से मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, दो से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0 पॉइंट कितनी बनेगी, 0 पॉइंट कितनी 5, 25 दूनी 50 ना, इसी को मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, दो के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा 0.6 बराबर है, ये कितना बनेगा 0.5 पी नोट ए, ये कितना बनेगा 75 टू जा 75 दूना 150 यानी 1.5 पी नोट बी। अब क्या करना है, माइनस कर दो, माइनस कर दो यहाँ पे, क्योंकि ना ये वैल्यू कट जाएंगी, ये कट जाएंगी, यहां से कितना बचेगा माइनस का 0.2, क्योंकि ये माइनस का था, बराबर है यहां से कितना बचेगा, इसमें से ये माइनस कर दोगे, 1.5 में से आधा माइनस क्या बच गया ए, यानी माइनस का पी नोट बी। देखो माइनस माइनस कैंसल, पी नोट बी की वैल्यू कितनी आ गई, पी नोट बी इज इक्वल टू 0.2। इतना इजी सा सवाल है, हो गया। देखो क्या करा हमने, बस जो क्वेश्चन था उसको लिख दो, क्वेश्चन के अंदर दो सॉल्यूशन दे रखे थे, ध्यान से पढ़ने वाली बात यही थी कि दो सॉल्यूशन दे रखे थे, ये सॉल्यूशन वन, ये सॉल्यूशन टू, जैसे ही आपने ये दो बक्से बनाए आपका सवाल सोल्व हो चुका है, यहीं तक था जो था।
एक ही लाइन आपने सोचनी थी कि दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, दोनों की वैल्यू लिख लो, दोनों की वैल्यू लिख के दोनों फॉर्मूले लिखे, दोनों फॉर्मूले से फिर आपने वैल्यू निकाल दी। तो ये आपका आंसर हुआ इसका कितना। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आई थिंक थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो गया, तो इसको यहीं तक रखते हैं। वेपर प्रेशर हमने देख लिया बेसिक से कि वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन का कैसे चेंज होता है। यहाँ से कुछ चीजें थी कि आपका जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बीच का होगा। यानी जब आप सॉल्यूशन बना दोगे, वेपर प्रेशर जो ज्यादा वाला है उससे कम, जो कम वाला है उससे ज्यादा हो जाएगा। और वेपर प्रेशर के अंदर और क्या केस बचा है, और केस बचा है कि देखो आपने ना वेपर प्रेशर, यहाँ मोल फ्रैक्शन आपने निकाल दिया था सॉल्यूशन का एक्स एक्स बी। अब जब वो वेपर बनेंगे, अब जरूरी नहीं है जितने यहाँ मोल फ्रैक्शन था उतना ही मोल फ्रैक्शन यहाँ बने, तो वो एक केस हम पढ़ेंगे। उस वाले मोल फ्रैक्शन को, वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन है वो कैसे निकालेंगे। और फिर रोल्ट लॉ और हेनरी लॉ के अंदर एक और रिलेशन है। और नेक्स्ट हमारा बचता है बोर्ड के अंदर आए हुए क्वेश्चन, क्योंकि नीट जेई के तो हम साथ साथ कर रहे हैं। इस वाले टॉपिक को हम देखेंगे हमारे इस रोल्ट लॉ के पार्ट नंबर 2 के अंदर, यानी लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। देखो एज पर शेड्यूल हमारे लेक्चर नहीं हो रहे, क्योंकि ना जो सोचा था वो नहीं हो रहा, टाइम ज्यादा एक्सप्लेन करने में ज्यादा टाइम लग रहा है। हम क्या प्रेफर करेंगे, देखो जो हमने बात करी जरूरी नहीं हम 100% ठीक हो वहां पे, लेकिन एक चीज में 100% ठीक होंगे, क्वालिटी देने में। क्वालिटी में अगर आपको कोई कमी आएगी देख लेना, हमें बता देना कमेंट के अंदर, वैसे आएगी नहीं, हमारे नहीं देते। लेकिन फिर भी अगर कोई आती है तो वी आर ओपन फॉर सजेशंस, आप सजेशन दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, ये रहा नंबर। या और कोई भी प्रॉब्लम हो कर सकते हो, इंस्टा का लिंक भी है नीचे। और जितने भी लेक्चर्स होते हैं आपके सारों का जो पीडीएफ है वो नीचे दिया होता है, तो वहां से भी आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हो, समझ सकते हो इजीली लेक्चर लगाने के साथ साथ। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब के लिए राम राम।